टीआर 7 में बड़ा अच्छा तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये असेसमेंट 18-19 से आईटीआर में इन्होंने काफी चेंज किया हुआ है और बहुत अच्छी वेल डिजाइन किया हुआ है। अब डिजाइन में इसको ऐसा समझते हैं कि एक ट्रैक है, उस पर 6 या 7 ट्रेन खड़ी हुई है और हर एक ट्रैक का एक अपना है। जैसे एक ट्रैक है, एक ट्रेन खड़ी हुई है 12A के लिए, एक ट्रेन खड़ी हुई है 1023C के लिए, एक ट्रेन खड़ी हुई है सेक्शन 35 के लिए, एक ट्रेन खड़ी हुई है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक ट्रेन खड़ी हुई है एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसका 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है। अब हमें ये चूज करना है कि हमें किस ट्रेन पर बैठना है। सपोज मेरी ट्रेन है 12AA की और मैं 1023C में चढ़ जाऊँ तो क्या होगा, मैं अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अल्टीमेट क्या होगा कि इनकम टैक्स की तरफ से या तो 139 का नोटिस आ जाएगा, या जो मैंने इनकम फाइल की है उसको उसका एग्जामिशन ना देकर पूरे पर एमएमआर लगा देंगे। हमने देखा लास्ट ईयर शायद यही काफी नोटिस सीपीसी की तरफ से आए, या तो डिफेक्टिव पे नोटिस आए या उन्होंने एमएमआर लगा दिया। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचे नहीं है ये तो डिपार्टमेंट ने पता नहीं क्या कर दिया, सीपीसी ने पता नहीं क्या कर दिया, क्यों ये भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से गलती रही कि जो स्पेस हमें अलॉट हुआ है हमने उस स्पेस में अपना डाटा फिलअप नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास में ये या तो डिफेक्टिव पे नोटिस आए या एमएमआर आया। अब हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहले हमें देखना है कि हम किस सेक्शंस में कवर हैं, किस सेक्शंस में हमको रिटर्न फाइल करना है। 139 के किस सेक्शन में हमको रिटर्न फाइल करना है, देखते हैं क्या क्या सेक्शंस है। फर्स्ट वन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C, 4D एंड अदर्स। ये में 5 चीजें का एक कॉम्बिनेशन है। अगर 5 चीजों का कॉम्बिनेशन हमारा सही रहा तो हमारी रिटर्न बिल्कुल साइड जैसे हम चाह रहे हैं वैसे सीपीसी 143(1) का आपका इंटीमेशन आएगी। लेकिन इन 5 चीजों में कहीं भी कॉम्बिनेशन में आगे पीछे रहा तो वही नतीजा 139(9) या एमएमआर। तो जैसा हमने देखा कि सबसे पहले हम देखेंगे हम किस सेक्शंस में कवर हो रहे हैं, आगे देखते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन आगे देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं कि हम जो एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं वो किस सेक्शन में कर रहे हैं, सेक्शन 11 में कर रहे हैं या 1023C में कर रहे हैं या सेक्शन 35 में कर रहे हैं या 1046 में कर रहे हैं। थर्ड वन है कि हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटी किस नेचर की है, क्या चैरिटेबल रिलीजियस नेचर की है या रिसर्च है या न्यूज एजेंसी है या प्रोफेशनल बॉडी है या ट्रेड यूनियन है या पॉलिटिकल पार्टी है या इलेक्ट्रोल ट्रस्ट है या अदर्स है। फोर्थ वन आता है स्टेटस का। स्टेटस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कहीं स्टेटस हमने गलत कर दिया तो वो असेसमेंट में हमें शो किए। अब इन्होंने स्टेटस में क्या, लास्ट ईयर के रिटर्न में स्टेटस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, स्टेटस और सब स्टेटस। स्टेटस क्या है, हमारा लोकल बॉडी है, एओपीबीओआई है, एजेपी है, डोमेस्टिक कंपनी है। और सब स्टेटस क्या है, सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट या अदर एओ। नेक्स्ट 5वां नंबर है कि रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल। जब भी हमें कोई ना कहीं एनपीओ होता है हम देखते हैं कहीं ना कहीं या तो वो रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी होती है या अप्रूवल की जरूरत होती है। तो हमारा किस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल है। नेक्स्ट वन है कि हम किस सेक्शन में ऑडिट कर रहे हैं। हमें देखते हैं कि अगर किन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी तो हमारा डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने रखता हूँ। मेरा ये एक एनपीओ है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसका मैंने 12AA का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। उसमें सबसे पहले हम चूज करेंगे सेक्शन 139(4)A। हम उसकी क्लेम एग्जम्पशन करेंगे सेक्शन 11 में। हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटी होगी चैरिटेबल एंड रिलीजियस। हमारा स्टेटस क्या होगा, एओपी और बीओआई, और हमारी या तो सोसाइटी होगी या चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। ये सेक्शन 8 कंपनी है तो ऊपर वाला आ जाएगा, डोमेस्टिक कंपनी, सब स्टेटस उसका कुछ होगा ही नहीं। हम इसमें अप्रूवल किस में ले रहे हैं, सेक्शन 12A या 12AA में। और ऑडिट हम किस सेक्शन में कर रहे हैं, सेक्शन 12A(1)B। अगर इस कॉम्बिनेशन में कहीं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो हमारी रिटर्न या तो डिफेक्टिव हो जाएगी या एमएमआर आ जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल, मेरी कोई एक एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट है 1 करोड़ से ज्यादा का है और मैं सेक्शन 1023C का बेनिफिट लेना चाहता हूँ। इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 139(4)C या 4A नहीं होगा या 4C होगा। मैं क्लेम किस में कर रहा हूँ, 1023C में। एक्टिविटी क्या है, रिलीजियस और चैरिटेबल। स्टेटस क्या है, सोसाइटी है मेरी तो एओपी बीओआई हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सोसाइटी।
मैं सेक्शन किस में ले रहा हूँ, 1023(6) में ले रहा हूँ उसका बेनिफिट, और ऑडिट किस में कर रहा हूँ, 1023(6) में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं हमने ऊंचा नीचा या आगे पीछे हो गया, जिसी वजह से हमारे 139 और MMR के आते। अब देखते हैं कि सेक्शन 139 पूरे क्या कहता है। क्लेमिंग सेक्शन 139 पूरे, पहले नीचे वाली देख लेते हैं। एवरी एनपीओ हुज इनकम एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स विदाउट गिविंग एनी एग्जम्पशन। मींस यहाँ उनका यहाँ क्या है कि जो एनपीओ मेरी, जिसका मेरे पास में 12AA का बेनिफिट है, यदि उसकी सेक्शन 11 की का मतलब है जो एप्लीकेशन फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड मींस जो मेरी ग्रॉस रिसीव्ड यदि मेरी 2,50,000 से ज्यादा है और उसका मैंने 12A ले रखा है, तो मुझे उसका सेक्शन होगा 139(4)। जब 139(4) है और मेरे पास में 12A का एग्जम्पशन है, तो तभी मुझे सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखें, सेक्शन 11 का बेनिफिट तभी मिलता है जब आपके पास में 12A या 12AA का रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल इज रिक्वायर्ड 12AA एंड N। अब सेक्शन 11 का बेनिफिट मैं लूंगा तो मेरी कुछ कंडीशंस है, कुछ एक्ट के हिसाब से है। सेक्शन 11 का बेनिफिट मुझे तभी मिल सकता है जब मेरे पास में 12A या 12AA का रजिस्ट्रेशन हो। मैं ITR 7 फाइल करूंगा बिफोर द ड्यू डेट। इसकी ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी फॉर्म नंबर 10B में। यदि मेरा कोई 85% खर्च नहीं हुआ है तो मैं फॉर्म नंबर 10 फाइल करूंगा। मेरी कोई डीम्ड इनकम है, जैसे FDR की इनकम है, मैंने इनकम तो ले ली, किसी रिसीव नहीं हूँ, तो मैं फॉर्म नंबर 9 फाइल करूंगा। इसके बाद मुझे किसी भी सेक्शन में, सेक्शन 10 के किसी भी सेक्शन में या चैप्टर 60 में किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। ओनली वन एक्सेप्शन इज एग्रीकल्चर इनकम, जो सेक्शन 10(1) में कवर होती है, उसका मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। चैरिटेबल एक्टिविटी जो मेरी होगी सेक्शन 215 के हिसाब से होगी, इनकम टैक्स के हिसाब से। एंड ऑल इनकम टू बी एंटर्ड, अब आप इस पर जरा ध्यान देखिए, ऑल इनकम मस्ट बी एंटर्ड इन द फर्स्ट ऑफ शेड्यूल AI। अब हम जैसे ITR में देखते हैं तो ITR में इन्होंने बड़ा वेल डिजाइन करके शेड्यूल्स बनाए हुए हैं, शेड्यूल AI, शेड्यूल ER, शेड्यूल EC, इस तरह के शेड्यूल्स बनाए हुए हैं। और हर एक शेड्यूल में एक इन्होंने स्पेस डिसाइड किया हुआ है कि आप यदि 139(4) में कवर करेंगे तो आपको इस वाले शेड्यूल में जाना है, 4B में है तो इस वाले शेड्यूल में जाना है, और उस हिसाब से वेल डिजाइन करके ही इन्होंने बनाई हुई है। अब यह देखते हैं कि 139(4) मेरा है, मेरा एक सेक्शन 11 का मैं बेनिफिट ले रहा हूँ, तो मेरी जो इनकम है वो शेड्यूल AI में जाएगी। उसके बाद में पार्ट शेड्यूल पार्ट जनरल, एक जनरल जब हम पेज जब हम ITR भरते हैं तो पहले ही में ही आता है पार्ट A का जनरल पार्ट आता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है, किससे लिया हुआ है, किस सेक्शन में लिया हुआ है, किस सेक्शन का बेनिफिट है। तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना चाहिए। यदि मैंने सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं किया तो क्या होगा कि वो जिस सेक्शन में मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो पूरा पूरा विड्रॉल हो जाता है। अब हमने देखा लास्ट ईयर, हमने देखा काफी लोगों के 139(9) के नोटिस आए थे कि आपने टॉयलेट तो आपने लिखा हुआ है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ। जब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम आपका सेक्शन 11 का बेनिफिट सारा विड्रॉल करते हैं, तो काफी लोगों की टैक्स डिमांड भी आ गई थी। तो कहीं ना कहीं हमने वो वाला पोर्शन छोड़ दिया था, पार्ट A का जनरल में हमने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा। अब इसमें देखते हैं, अगर मेरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है तो मैं शेड्यूल BC में डालूंगा, ये कंसोलिडेटेड फिगर डालनी है यहाँ पर शेड्यूल BC में। एनी अदर इनकम है तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है तो शेड्यूल AI में डालूंगा। अमाउंट अप्लाइड फॉर द चैरिटी पर्पज और रेवेन्यू पर्पज, जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे 85% खर्च करना है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे मेरा रीपेमेंट ऑफ लोन हो, ये सब एप्लीकेशन ऑफ फंड माने जाते हैं। ये मुझे 85% तक खर्च करना है, और 85% तक मैंने खर्च कर दिया तो रिमेनिंग जो 15% की मेरा सरप्लस है वो मेरा एग्जाम हो जाएगा। अगर मेरा कोई कैपिटल नेचर का है जिसको मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड मानना हूँ, जिसको मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड मानना हूँ, वो मेरा शेड्यूल EC में आएगा। नेक्स्ट, असेसी क्लेम एग्जम्पशन ऑफ क्लॉज सेक्शन 11 का क्लॉज 2। सेक्शन 11 का क्लॉज 2 है जो मेरी डीम्ड एप्लीकेशन की बात करता है, जिसमें मैं फॉर्म नंबर 9 फाइल करता हूँ। अगर मेरा वो अमाउंट है तो मैं कहाँ पर डालूंगा, शेड्यूल पार्ट B का TI पॉइंट नंबर 4 में। अब आपने देखा यहाँ स्पेस बिल्कुल डिफाइन है कि आपको ये कंडीशन है तो इस वाले पॉइंट में, इस वाले कॉलम में, इस वाली शीट में आपको ये अमाउंट लिखना है।
फर्निश द फॉर्म नंबर 9A विद इन ड्यू डेट एंड बिफोर द फाइलिंग। फॉर्म नंबर 9A, जैसे अभी हम बात करेंगे, चाहे फॉर्म नंबर 9A हो, चाहे फॉर्म नंबर 10 हो, या फॉर्म नंबर 10B हो, इन तीनों को हमें बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न और बिफोर द ड्यू डेट, ध्यान रखें, बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न और बिफोर द ड्यू डेट ही फाइल करना है। अगर मैंने नहीं किया तो इन फॉर्म में जो मैं एग्जम्पशन ले रहा हूँ वो पूरी की पूरी मेरी विड्रॉल हो जाएगी। नेक्स्ट, क्लेमिंग द एग्जम्पशन ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब 85% मैंने खर्च नहीं किया, मैं जो रिमेनिंग का जो पोर्शन है उसका मैं फॉर्म नंबर 10 फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ भी जो मैं एग्जम्पशन ले रहा हूँ वो मेरा पार्ट बी टीआई पॉइंट नंबर 4 में डालना है। एनी डिसअलाउंस और एलिजिबल, डिसअलाउंस का इन्होंने जैसे जी ने बताया था सेक्शन 40A या 48(3) कुछ सेक्शन ऐसे आए जिसमें डिसअलाउंस बनता है। यदि आपने 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है या जो अमाउंट जिसमें टीडीएस काटना था मैंने टीडीएस नहीं काटा है तो उस अमाउंट का 30% मेरा डिसअलाउंस हो जाता है। तो ये भी मुझे पॉइंट नंबर 5 में भरना है, पार्ट बी का टीआई। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट ऑफ 10B along with फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट, ये भी मुझे फॉर्म नंबर 10B बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न या बिफोर द ड्यू डेट भरना है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ। सपोज मैंने फॉर्म नंबर 9A नहीं भरा, या एक एग्जांपल, मेरी ड्यू डेट है 30 सितंबर और मैंने ये फॉर्म नंबर फाइल ए भरा हुआ है उसके ड्यू डेट के बाद, तो क्या होगा, जो मेरे 9A में जो मुझे एप्लीकेशन डीम्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट मिल रहा है वो पूरा पूरा डिसअलाउ है। सेकंड, फॉर्म नंबर 10 क्या हो गया, एक्यूमुलेशन, मींस 85% मेरा खर्च नहीं हुआ। तो 85% खर्च नहीं हुआ तो मैंने एक डिपार्टमेंट को फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है कि मैं इसको फर्दर 5 साल तक खर्च कभी भी कर सकता हूँ और मुझे एक डिपार्टमेंट दे दे। 5 साल बाद खर्च नहीं हुआ तो छठवें साल मेरी इनकम में आ जाए, लेकिन उसके लिए मुझे फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है। अगेन 10 में भी वही सिचुएशन, बिफोर द ड्यू डेट या बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, ये मुझे फाइल करना है। थर्ड आता है फॉर्म नंबर 10B, ये है ऑडिट रिपोर्ट। हम देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट में हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड का अमाउंट लिखते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। यदि सपोज मैंने फॉर्म नंबर 10 बिफोर द ड्यू डेट और बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न नहीं फाइल किया तो क्या होगा, जितना भी मेरा खर्चा क्लेम हो रहा है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो कैपिटल नेचर का है, मेरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। तो कृपया इस चीज को ध्यान में रखें, ये जो तीनों फॉर्म है, फॉर्म नंबर 9A, फॉर्म नंबर 10 और 10B, बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न एंड बिफोर द ड्यू डेट ही फाइल करने चाहिए। काफी लोगों ने पिछली बार फाइल नहीं की है, तो अभी इन्होंने मार्च 2018 तक का तो कंडोन दे दिया है, जिसमें आप कंडोन फाइल करके सीआईटी को और इस समय आप फाइल कर सकते हैं और उसका रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन मार्च 19 का अभी नहीं आया है और मार्च 20 का तो आना भी नहीं है, इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे फॉर्म जो है वो विद इन द ड्यू डेट और बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फाइल कर दें। अब आता है 139(4)B। 139(4)B किसके लिए है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जिसका एग्जम्पशन हमें 13(1) में मिलता है। अब इसकी इनकम कहाँ शो करना है, कंट्रीब्यूशन एंड इनकम, यदि मुझे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है तो मैं शेड्यूल BC में डालूंगा, मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में डालूंगा, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन, या अदर इनकम है तो अदर इनकम। रिक्वायर्ड टू फुलफिल द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, सेक्शन 13A पार्ट बी टीआई पॉइंट। यह अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन की बात करता है कि जो मेरा सरप्लस आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, जो पॉलिटिकल पार्टी का मेरा जो सरप्लस आ रहा है वो मैं पार्ट बी टीआई पॉइंट के 12A में उसको फिक्स कर उसको डाल दूंगा। शेड्यूल एलए क्या होता है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश का डोनेशन लेती है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट उसे डिसअलाउ हो जाता है, तो इसकी अलग से अमाउंट इन्होंने डाल दिया और जो अमाउंट है डिसअलाउड उस पर 30% का टैक्स लगा देते हैं। इसलिए शेड्यूल एलए में उन्होंने लिख दिया कि आपने 20,000 से ज्यादा का कोई डोनेशन लिया हुआ है तो उसका टोटल अमाउंट हमें बताओ, हम उस पर 30% का टैक्स लगाएंगे। एनी अदर बिजनेस इनकम अंडर द शो ऑफ, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस कर नहीं सकती, बाई चांस कोई इंसिडेंटल अगर कोई बिजनेस हो गया है तो इस पर भी उस पर टैक्स लगता है 30% के हिसाब से। तो उन्होंने कह दिया अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो शेड्यूल बीपी में दिखाओ और हमें 30% का टैक्स दे। ये सेक्शन 139(4)। अब आता है सेक्शन 139(4)C। सेक्शन 139(4)C एक्चुअली बहुत लार्ज है, तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांट दिया है अलग अलग।
फर्स्ट कैटेगरी वो है, वो एनपीओ है जिनकी इनकम एग्जम्प्ट है 100%, जिनकी इनकम 100% एग्जम्प्ट है, लेकिन वो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये कैटेगरी 1 में आते हैं। एक सेक्शन वाइज मैंने इसमें लिस्ट दी है। न्यूज एजेंसी है, एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट, तो 1023A है, 1023B है, 1023C में एजुकेशन इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट है, 1023-20DB में ये सारे हैं जिनकी इनकम एग्जम्प्ट है, पर सब्जेक्ट टू यू हैव टू फाइल टू आईटीआर। इनकी कोई इनकम होती है, वॉलंटरी इनकम है, तो शेड्यूल BC में डालेंगे। अगर कोई इनकी इनकम है तो IE1 में डालेंगे। हमें देखेंगे IE का जो शेड्यूल है इन्होंने 5 भाग में, एक IE, एक IE1, IE2, IE3 और IE4। इनकी हम किस में डालेंगे? IE1 में। और अमाउंट और एग्जम्पशन, यहाँ अमाउंट और एग्जम्पशन में जो बात करता है वो करता है सरप्लस, जो आपका सरप्लस आ रहा है वो हम शेड्यूल पार्ट बी के TI पॉइंट में। मतलब यहाँ जो फिगर आनी है वो कंसोलिडेटेड फिगर आनी है केवल। हम बैलेंस शीट देखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर देखेंगे, और जो कंसोलिडेटेड फिगर है वो हम उस वाले पॉइंट में फिल करते हैं। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी के इंस्टीट्यूट है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेक्शन 1023(4). ये वो वाले चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जो किसी ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होते हैं। सेक्शन 1023(5) में वो आते हैं जो रिलीजियस ट्रस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट 1023(6) में वो आते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, और उसकी एग्जम्पशन हम 1023C में ले रहे हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूट 1023(6) में जिनका टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड 1 करोड़ से ज्यादा है, और जिनका बेनिफिट हम 1023C में ले रहे हैं, जिसका 1023C का अप्रूवल हमारे पास में है। अब इन चारों की हम इनकम कैसे फाइल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इनका रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल नंबर लिखते हैं, जो हमारा अप्रूवल हमने लिया हुआ है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है तो शेड्यूल BC में डालेंगे। ऑल इनकम, इनकी जो भी इनकम हो रही है वो शेड्यूल AI में डालेंगे। जो भी मेरा खर्चा हो रहा है रेवेन्यू नेचर का वो मैं शेड्यूल ER में डालूंगा। जो भी कैपिटल नेचर का मेरा जो खर्चा है वो शेड्यूल EC में डालूंगा। इनकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म होता है 10BB। हमने देखा पहले 10B था, 10B किसके लिए है? जो सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन है, जिनको सेक्शन 11 का बेनिफिट मिल रहा है। जो सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड है उनके लिए फॉर्म नंबर 10BB होता है। इसके बाद अगर इनकी कोई और अदर हेड ऑफ इनकम है, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, BP में या कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेस में, तो यहाँ डाल देंगे। डीम्ड एंड एक्यूमुलेशन, जैसे मैंने उसमें भी था 139(4) में, मुझे कोई इनकम रिसीव नहीं हुई या मेरा 85% खर्च नहीं हुआ, तो वो मैं यहाँ पार्ट B TI पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में गवर्नमेंट एजुकेशन। वहां हमने देखा प्राइवेट एजुकेशन में उन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया था। एक जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है उनका उन्होंने सेक्शन डिफाइन कर दिया 1023 थर्ड AD, ठीक है, या 1023(6), दो डिफाइन कर दिया। मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट में है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो उनका सेक्शन है 1023 थर्ड AE, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 1023(6A। लेकिन ये है गवर्नमेंट एजुकेशन। गवर्नमेंट एजुकेशन चाहे आपका टर्नओवर कितना हो, लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन की डेफिनेशन में उन्होंने क्या है कि 51% से ज्यादा का फाइनेंस या ग्रांटेड एड आपको गवर्नमेंट से आई है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा। हालांकि पहले इसकी रिटर्न मार्च 16 तक कंपलसरी नहीं थी, लेकिन असेसमेंट 16-17 से इनकी भी रिटर्न कंपलसरी कर दी है। इनको अभी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। नेक्स्ट 1023 थर्ड AC, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वही 51% से ज्यादा का फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा है। ये कहीं ना कहीं अप्रूवल्ड होते हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होते हैं, तो इनका भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप अप्रूवल नंबर डालेंगे। इनका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है तो शेड्यूल BC में डालेंगे, और इनकी जो इनकम है वो हम किस में डालेंगे? IE3 में। ध्यान रखें IE3। और ये कंसोलिडेटेड फिगर डाली हमें। क्रेडिट साइड देखा हमने, क्रेडिट साइड में 3 हो गया। एक तो ग्रॉस रिसीप्ट हो गया, टोटल ग्रॉस रिसीप्ट में ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट निकाल देंगे। निकालने के बाद में जो अमाउंट आ रहा है वो हम किस में डालेंगे? शेड्यूल IE3 में। टोटल अमाउंट, टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट,
क्लेमिंग द एग्जम्पशन, वहाँ वही वही बात, जो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर का सरप्लस आ रहा है वो सरप्लस अमाउंट यहाँ डाल दो। अब आप देखिए कि कितनी लंबी चौड़ी बैलेंस शीट, केवल हमें 3 फिगर चाहिए। क्या? नंबर 1 ग्रॉस रिसीप्ट कितनी है, टोटल इनकम का टोटल, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है, बैलेंसिंग क्या रहा और सरप्लस कितना। केवल 4 चीज में पूरी की पूरी आईटीआर फिलअप होगी। अगेन ग्रॉस रिसीप्ट I3 में डालेंगे और गवर्नमेंट ग्रांट, तो I3 का जब हम देखेंगे आईटीआर 7 में, तो वहां क्या है आपकी वो एक्टिविटी से क्या इनकम है, आपका गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है, अदर कितना है और टोटल कितना है। तो ये 4 चीज हम फिलअप करेंगे कैटेगरी थर्ड के लिए। अब आते हैं कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में 10, 23, 30 वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, जिनके पास में 12AA का बेनिफिट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास में 10, 23, 6 का भी नहीं है क्योंकि 1 करोड़ से कम है। इनको किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है, ना 12A की जरूरत, ना कोई। सब्जेक्ट टू क्या है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर एजुकेशन एक्सक्लूसिव हो और आपका पर्पस प्रॉफिट कमाना ना हो, ये 2 कंडीशंस हैं इसमें। इस तरह के कोई कैटेगरी के एनपीओ हैं तो उनका क्या करना है, अगर आपको वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है तो शेड्यूल बीसी में डालना है और इनकी टोटल इनकम जो आ रही है वो IE4 में लिखनी है, कंसोलिडेटेड फिगर लिखनी है IE4 में। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन को छोड़कर वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन शेड्यूल बीसी में चला गया, उसके बाद जो भी इनकम आ रही है उसका कंसोलिडेटेड पोर्शन हमें IE4 में लिखना है, केवल IE4। अगेन आपका जो एग्जम्पशन हो रहा है, जो आपका सरप्लस है, उस सरप्लस को हम शेड्यूल पार्ट बी के टीआई में डाल देंगे, पॉइंट नंबर 9 में। और ग्रॉस रिसीप्ट इसलिए इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है क्योंकि इसकी लिमिट 1 करोड़ तक की। अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो ये आपका कैटेगरी 4 से आप बाहर होकर फिर किस में आ जाएंगे, 10, 23, 6 या 16। तो आपको ग्रॉस रिसीप्ट लिखनी है। अब हमने देखा कि चलिए इसको देखते हैं 15, 10, 4D जो आता है वो रिसर्च एसोसिएशन के लिए आता है, जो केवल रिसर्च में, और जिनकी इनकम सेक्शन 10, 21 में आपकी एग्जाम, जिसका सेक्शन 35 पे क्लोज दिया हुआ है, क्लोज थर्ड, इसमें कंडीशन दी हुई है। 2 तरह के हमारे रिसर्च एसोसिएशन होते हैं, इनका भी अगेन वो अप्रूवल कराया जाता है। अप्रूवल कौन देता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। इनकी भी अपनी इनकम है, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन को शेड्यूल बीसी में डालेंगे। इनकी टोटल इनकम वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन को छोड़कर जो आ रही है उसका I1 में डालेंगे। इसका जो सरप्लस है वो इस सरप्लस का अमाउंट डाल देंगे। इसके अलावा और भी कोई नेचर की इनकम है तो अदर हेड में